गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? बढ़िया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। अरे आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लेक्चर नंबर 7 पर हैं और आज काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए बढ़िया से देखिएगा, ठीक है? और अगर लेक्चर समझ में नहीं आता हो तो इसको बार बार क्या कर लीजिए, ठीक है, रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बुआरे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का क्षय स्थिरांक यानी कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट बुआरे निकालना है। कह रहा है इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट, डीके, ओके ना? तो बुआरे सबसे पहले यहां पर हम साइड में कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, बात को लिख देते हैं। सबसे पहले आप एक चीज गौर कीजिए कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है? यानी कि बुआरे सबसे पहला आप याद रखिए कि रेडियो एक्टिव, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या करता है बुआरे? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है? यहां पर एक चीज ध्यान देने वाला बात होगा बुआरे कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है इसको हम लोग dN/dt से लिखते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n, ठीक है? अगर ये हम प्रोपोर्शन साइन हटा दें तो ये dN/dt इक्वल टू हो जाएगा बुआरे लैम्डा n, ठीक है? यहां पर लैम्डा क्या है बुआरे, ठीक है? तो dN/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा n हो जाएगा। यहां लैम्डा क्या है बुआरे? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम लोग डीके कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है? इसको हिंदी में कहेंगे विघटन स्थिरांक, ठीक है? फिर हम इस इक्वेशन को अगर आगे बढ़ा करके सॉल्व करें तो फाइनली हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह जो फाइनल रिजल्ट आएगा एकदम वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह आएगा बुआरी। आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना, इस पर बाबू ने हम लोग इस पर चर्चा किए हुए हैं अपने लेक्चर में, ठीक है? डिटेल के लिए आप लेक्चर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ आपको यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है? अगर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस dN/dt है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n और ये प्रोपोर्शन साइन हटा के, ठीक है बुआरे, वहां पर एक कांस्टेंट लैम्डा लगाए, ठीक है? तो माइनस dN/dt इक्वल टू लैम्डा n हो गया। लैम्डा क्या है बुआरे? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट है, जिसको हम लोग विघटन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है? अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट फर्स्ट ऑर्डर की तरह आएगा। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा हम फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शन के लिए अगर k की बात करें बुआरे तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आया था? 2.303/t log A0/A आया था, ठीक ना? और इसके हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो 0.693/k। ये बाबू ने हम लोग फाइनली, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हम लोग कर लिए थे। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में इस कंडीशन में बुआरे हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए, ठीक है बुआरे? यहां पर हम ये रेट कांस्टेंट की जगह हम लोग डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा यूज करेंगे और हमारा हो जाएगा 2.303/t log n0 बोलिए, n0 बोलिए, जो बोलना है बोलिए, बाय n हो जाएगा। और दूसरा हमारा हाफ लाइफ टाइम के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा बुआरे 0.693 क्या हो जाएगा? k की जगह हमारा लैम्डा हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बुआरे यहां लैम्डा तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक ना? t हाफ लाइफ टाइम है और ये n0 क्या है बुआरे?
तो N0 इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। N0 क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और ये क्या है? टी टाइम, यानी कहने का मतलब है ये है ना, टी टाइम के बाद, ठीक है, जो फाइनल अमाउंट हो जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो N है, ठीक है। तो यहां पर N0 क्या हुआ बुआरे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इनिशियल अमाउंट। तो बुआरे आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला तो याद है, यहां पर A0 की जगह, ठीक है, N0 यूज कर रहे हैं, A की जगह हम ए के कंसंट्रेशन की जगह N यूज कर रहे हैं, और यहां पर बाबू जो K हम लोग रेट कांस्टेंट यूज कर रहे हैं उसके जगह हम यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए लैम्डा यूज कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले बुआरे इसको आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड यहां पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बस सिंपली आप इस चीज को दिमाग में रखिए, फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बुआरे। एकदम क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयुकाल क्या दिया हुआ है बुआरे? टी हाफ कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। और निकालना क्या है बाबू रे? 6 स्थिरांक यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा निकालना है। तो बताइए अब यहां हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला में टी हाफ इक्वल टू क्या लिखे? 0.693 बाय लैम्डा, इसलिए लैम्डा क्या हो जाएगा बुआरे? 0.693 बाय टी हाफ। टी हाफ का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है बुआरे? 10 मिनट दिया हुआ है। तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये लैम्डा का वैल्यू बुआरे 0.693, ठीक है, 3 मिनट इनवर्स। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बुआरे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न कोटि के अभिक्रिया के लिए दर यानी कि रेट तथा अभिकारक के सांद्रण के बीच क्या करना है? आलेख खींचना है बुआरे। एकदम सिंपल सा है, ऑलरेडी इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। और मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ग्राफिकल मेथड पर, इस पर हम लोग पूरा, ठीक है, इस पर काफी लंबा चर्चा कर चुके हैं। तो बुआरे यहां पर सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ले रहे हैं। यहां पर हम लिखे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहां पर बुआरे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पर हम बुआरे लिख रहे हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए थर्ड ऑर्डर के भी लिख देते हैं फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो किसके किसके बीच ग्राफ कह रहा है बुआरे? दर और अभिकारक के सांद्रता के बीच। तो चलिए, ठीक है, यहां पर हम सांद्रता लिए, कंसंट्रेशन, सांद्रता बोले तो कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहां पर हम दर लिए यानी कि रेट। तो बाबू रे अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यानी ये जो ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन आया और वो, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब बुआरे क्या हुआ कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेट क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ नहीं रहा है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन भी तो है कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी रेट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो वो रिएक्शन क्या होता है बुआरे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ यहां पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर फर्ज कीजिए रेट आपका आर हो तो आर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बाबू रे? अगर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिए तो ये कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा बुआरे? जीरो। तो फाइनली हम लोग आर इक्वल टू लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन साइन हटा करके कांस्टेंट डाल दिए, ठीक है। और ए पर पावर जीरो है तो ये तो 1 हो गया, तो यानी आर क्या हो गया? इक्वल टू बुआरे यहां पर के हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी रेट क्या हो गया? इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। यहां के क्या है बुआरे? के क्या है? के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी कि वेग नियतांक। तो बुआरे ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें
तो यहां पर हुआ रे हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहां पर हम दर रखे रेट, ठीक है, और यहां पर कंसंट्रेशन रखे सांद्रण। तो वो रे यहां पर ग्राफ हमारा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, यानी स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये ओरिजिन से पास करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है, रिएक्शन का रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर बुआरे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये हम लोग इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू के, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये बुआरे हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो यहां पर भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन यहां पर हम लोगों को सांद्रण का, ठीक है, स्क्वायर ले लेना होगा। ठीक है, तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरह से। तो यहां पर बुआरे क्या हो गया बताइए, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पर स्क्वायर हो गया, यानी R इक्वल टू के। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसी तरह से बुआरे हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। यहां सांद्रण पर क्यूब लेना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। जगह कम है, चलिए, ठीक है, तो इस पर हम लोग दर ले लिए और यहां पर सांद्रण, ठीक है, पर पावर 3 कर दिए बुआरे। यहां पर भी हमारा स्ट्रेट लाइन मिला और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन पर क्यूब, यानी यहां पर भी R इक्वल टू के। तो ये हुआ आ रहा बाबू रे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यही क्वेश्चन तो कह रहा है बुआरे कि विभिन्न कोटि के अभिक्रिया के लिए दर तथा अभिकारक के सांद्रता के बीच आलेख खींचना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, केवल आप ग्राफ प्लॉट कर दो। ग्राफ बहुत ही सिंपल है, सांद्रता दर के बीच ग्राफ। जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए सेम है, लेकिन फर्क ये है कि यहां सांद्रण लिए, यहां सांद्रण स्क्वायर लिए, यहां पर सांद्रण पर, ठीक है, पावर 3 ले लिए सांद्रण को। ठीक है, तो चलिए बुआरे, तो चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बुआरे बगल में, सरल अभिक्रिया यानी कि सिंपल रिएक्शंस जिसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, एवं जटिल अभिक्रिया यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है। तो चलिए बुआरे सबसे पहले तात्क्षणिक वेग क्या है। तो सभी बच्चों को जैसा पता है कि बाबूरे अभिक्रिया के वेग के बारे में अगर बात करें, दर के बारे में बात करें तो क्या था डेफिनेशन, इस पर पूरा हम लोग है ना डिटेल कर चुके हैं और YouTube पर सारा केमिकल काइनेटिक्स के पूरे चैप्टर का लेक्चर अवेलेबल है बुआरे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इकाई समय में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या होता है, अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग होता है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। ठीक है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक ना, तो बुआरे यहां पर क्या कह रहा है, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। बाबूरे हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्ज है ना कीजिए कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो यहां पर अगर हम आपको 11 बजे करके 2 मिनट में फोन करते हैं कि आपकी स्पीड क्या है बाइक की, तो आप क्या बताते हो। अगर आप बताते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कहने का मतलब है कि 11:02 पर आपके बाइक का स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये क्या है, ये बुआरे इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट है, तात्क्षणिक दर है। तो बाबूरे इसी तरह से किसी अभिक्रिया में समय के साथ क्या होता है, अभिकारक का सांद्रण घटता है और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है बुआरे, तात्क्षणिक वेग होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट होता है। ठीक है, तो बुआरे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी, ठीक है, दिए हुए क्षण या निश्चित क्षण, क्षण बोलिए समय बोलिए, किसी निश्चित क्षण या समय में अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में किसी निश्चित क्षण या समय, किसी निश्चित क्षण या समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर,
दर क्या कहलाता है बुआरे? तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाता है। ठीक है ना बाबू रे, यहां पर हम डिटेल नहीं कर रहे, डिटेल अगर चाहिए तो आप ठीक है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है ना 3 या 4 में पूरा डिटेल किया हुआ है बाबू रे, आप उसको गौर से देख लीजिएगा। और यहां पर जनरली हम हिंदी मीडियम के बच्चे को फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर हम हिंदी में जब आप बाबू रे लिखे, आप अगर यूट्यूब पर देखिएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर अवेलेबल है, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और यहां पर बाबू रे सिंपली तात्क्षणिक दर इक्वल टू हम लिख सकते हैं dx/dt। ठीक है बाबू ने ज्यादा डिटेल करना नहीं है, तो यहां पर सिंपल वे में ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तात्क्षणिक अभिक्रिया ठीक है दर से आप क्या समझते हैं या तात्क्षणिक वेग से क्या समझते हैं, तो किसी निश्चित क्षण या समय ठीक है में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाता है। और ये क्या हो जाएगा? dx/dt। और अगर डिटेल चाहिए तो यूट्यूब पर बुआरे लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी सरल अभिक्रिया यानी कि सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस एवं जटिल अभिक्रियाएं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है बुआरे? तो बुआरे इसका भी यूट्यूब पर लेक्चर नंबर ठीक है, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप लेक्चर नंबर केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर ठीक है लेक्चर नंबर बुआरे 7 देख लीजिए। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल किया हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पर। बाबू जी अगर हम सरल अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो ये वैसी अभिक्रिया है, अगर एक लाइन में आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि वैसी अभिक्रियाएं जो एक स्टेप में ठीक है पूर्ण होती है, एक चरण में पूर्ण होती है, क्या होती है? सरल अभिक्रियाएं होती है, यानी सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शंस होता है। ठीक ना। और अगर हम जटिल अभिक्रियाओं की बात करें तो बुआरे बाबू ये एक से अधिक स्टेप में होता है, ये मोर देन सिंगल स्टेप में होता है बुआरे। और ये बाबूरे अगर हम इस जटिल अभिक्रियाओं के बात करें तो इसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे ठीक है मंद पद होता है, वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो बाबूरे ये दोनों टर्म को हमने ठीक है यहां पर पूरे ठीक बढ़िया से ठीक है इस टॉपिक को लेक्चर नंबर 7 में कवर किया गया है बाबूरे, पूरे मैकेनिज्म के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझाया गया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखिए। तो बाबूरे अगर सिंपल वे में एक लाइन में आपको अगर जवाब लिखना है कि सरल अभिक्रियाएं क्या है, तो वैसी अभिक्रियाएं जो सिंगल स्टेप में होती है, एक स्टेप में होती है, सरल अभिक्रियाएं कहलाती है। तथा जटिल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो एक से अधिक स्टेप में होती है। ठीक है, तो बाबूरे इसके लिए आप लेक्चर नंबर 7 देख लीजिए। ठीक है बुआरे, तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट? तो बुआरे जनरली अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट भी क्या होता है? बढ़ता है। तो यही बात को लिखा गया है बाबूरे कि सामान्यतः ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग नियतांक या दर नियतांक क्या होता है? बढ़ता है। इसे मात्रात्मक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू द पावर माइनस EA/RT। बुआरे इस पर हम लोग पूरा डिटेल कर चुके हैं। आपको डिटेल के लिए ठीक है आप YouTube पर जो लेक्चर अवेलेबल है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी अरेनियस इक्वेशन, उसको आप जरूर देख लीजिए। तो बुआरे यहां पर अगर प्रोपोर्शन साइन हटाए तो एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो k इक्वल टू ए ठीक है e रेज टू द पावर माइनस EA/RT लिख सकते हैं बुआरे। तो यहां पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में k क्या है बुआरे? वेग नियतांक। k क्या है यहां पर? वेग नियतांक है। ठीक ना। अगर a की बात करें तो a क्या है बुआरे? यहां पर a है आवर्ती गुणांक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। बुआरे इसको हम लोग अर्हेनियस फैक्टर भी कहते हैं। ऑलरेडी इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसको हम लोग ठीक है आवर्ती गुणांक कहते हैं, अर्हेनियस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है बुआरे, आप देख रहे हैं ना ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, उसके पहले हो रहा है यूज, तो बुआरे ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहलाता है। और अगर हम बात करें यहां पर EA की, तो ये EA क्या है बाबूरे? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है बुआरे
इसको, ठीक है। और अगर ये आर की बात करें तो आर क्या है बुआरे, यहां पर गैस कांस्टेंट है। और ये टी तो आप जान ही रहे हो कि टेम्परेचर है केल्विन में। तो बुआरे अगर इस रिएक्शन के इस, ठीक है, इक्वेशन के हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म पर बात करें बुआरे, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, log k इक्वल टू log a माइनस ई बाय 2.303 RT। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हमारा रेट कांस्टेंट अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन के लिए इस इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है बुआरी, log k2 बाई k1 इक्वल टू ई बाय 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो खैर इस पर ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, आप जवाब में केवल 2 लाइन लिखिए कि सामान्यतः ताप बढ़ने से वेग नियतांक बढ़ता है। इसे मात्रात्मक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू द पावर माइनस e बाय RT, ठीक है। और ये प्रोपोर्शन साइन हटा करके a डाल दिए, बस आप एग्जाम में यहां तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बुआरे इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बुआरे। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन एवं समय यानी टाइम के बीच ग्राफ खींचा गया है जो निम्न है। ये बुआरे कंसंट्रेशन, ये ln ऑफ कंसंट्रेशन है और टाइम के बीच ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो कह रहा है ग्राफ की मदद से निम्न उत्तर दें, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, दर स्थिरांक यानी k का मात्रक क्या होगा, और तीसरा है सी नंबर क्वेश्चन है, इसमें उपरोक्त ग्राफ की ढाल क्या होगी, और यहां पर चौथा कह रहा है कि लॉग ऑफ, ठीक है, आर लॉग आर नॉट बाय आर तथा टी के मध्य क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचे। तो बुआरे एक बात बता दें, हम लोग मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑलरेडी ये सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं बुआरे। तो अगर टाइम और ln ऑफ कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ कुछ इस तरह से खींचे, ठीक है, जिसमें कि, ठीक है, निगेटिव ये जो स्लोप है, स्लोप का है ना, ये निगेटिव स्लोप मिले, तो ये बुआरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है बाबूरे, तो सिंपल सा बात है कि यहां पर हम जवाब करेंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि एक है, यानी कि ये प्रथम ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक है, यानी कि ये बाबूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, इज 1। दूसरा बुक कह रहा है बुआरे दर स्थिरांक ये का मात्रक क्या होगा बुआरे। तो हम लोग के इकाई के लिए बाबूरे जानते ही हैं कि यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यहां पर यूनिट ऑफ के की इकाई मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहां n का वैल्यू ये बाबूरे, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यूनिट ऑफ k निकालते थे, पीछे डिस्कस कर भी चुके हैं। तो बुआरे यहां पर n का चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो बुआरे मोल पर लीटर पर पावर 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो केवल बाबूरे यहां पर हमारा यूनिट क्या हो जाएगा बुआरे, सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत। तो सबसे पहला बात बाबूरे कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है बुआरे, एक है, यानी कि ये बाबूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहला बात, ठीक है। ln ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, तो ये समझ लो बुआरे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके यूनिट के लिए हम लोग क्या किए बाबूरे, कौन सा फॉर्मूला यूज किए, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n का वैल्यू चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रखे, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया बाबूरे। मोल पर लीटर पर पावर 0 यानी 1 हो गया, सेकेंड इनवर्स। तो बुआरे इस रिएक्शन यानी इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है, यानी इस प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट यानी k का यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। अब उपरोक्त ग्राफ का ढाल यानी स्लोप क्या होगा बुआरे, यहां पर स्लोप यानी कि अगर ढाल की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस k होगा, इस बात को याद रखिए। तो बुआरे यहां पर ढाल क्या होगा, स्लोप क्या होगा बुआरे, ठीक है, माइनस k हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है लॉग आर नॉट बाय आर तथा टी के मध्य ग्राफ खींचे, एकदम सिंपल सा है बुआरे।
तो इस तरह से ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। लॉग है R0/R और T के बीच ग्राफ बाबूरे खींचेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये ओरिजिन से पास करेगा, कुछ ऐसा। तो देखिए बुआरे, ये चारों क्वेश्चन का जवाब हो गया। क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचा गया है जो निम्न है, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ है बाबूरे, इस ग्राफ के बेसिस पर आपको ये 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो 1 है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो दर स्थिरांक का मात्रक क्या है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट के का इकाई सेकेंड इनवर्स होगा। ढाल क्या है, ढाल -k है, ठीक है। लॉग R0/R तथा T के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ होगा बुआरे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन से पास करेगा। तो बुआरे काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बुआरे। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात यहां पर हम ये कहना चाहेंगे बुआरे कि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है, इस लेक्चर पर है ना, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को इस लेक्चर पर बुआरे हम खत्म करते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, क्या कि जितने भी लेक्चर है ना उसको ध्यान से देखिए और अपने क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके उसका एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा, ठीक है बुआरे, बहुत सारे लेक्चर यानी ये केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है, सारा लेक्चर बुआरे YouTube पर अवेलेबल है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है बुआरे। और इसके बाद हमको नहीं लगता है कि आप एग्जाम में इस चैप्टर से किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बुआरे, सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए, ठीक है, यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को खत्म करते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो 1-2 लेक्चर इसका और भी इस चैप्टर का हम अपलोड कर देंगे, ठीक है बुआरे। लेकिन चूंकि समय का अभाव है तो ऐसा करना ऐसा करने में हम कितना सक्षम हो पाते हैं वो देख लेते हैं बुआरे। और इसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज होगा उसमें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो बुआरे हमारा, ठीक है, अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री होगा। तो ठीक है बुआरे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।